हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का यानी कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग का यह चौथा यानी कि फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम एड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हिंदी माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है, और यह लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है। तो एड्स का सबसे पहले कि फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो स्टैंड करता है वर्ड किसके लिए, तो कहता है कि एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम ए से क्या हुआ, एक्वायर्ड, आई से हुआ इम्यूनो, डी से हुआ डेफिशिएंसी और एस से हुआ सिंड्रोम। और यह हिंदी में भी प्रचलित है, लेकिन आप इसका अगर शुद्ध हिंदी जानना चाहते हो तो इसका शुद्ध हिंदी होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स का पूर्ण हिंदी होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह नाम जो है ज़्यादा एड्स का फेमस यही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया मैंने, उसके बारे में आप जानिए। फर्स्ट कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिजीज हैं या रोग वह दो तरह से होते हैं, एक जन्मजात रोग होते हैं और एक उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोग जो होते हैं वो जन्म के साथ होते हैं, और जबकि उपार्जित रोग होते हैं जो जीवन काल में यानी कि अपने जीवन में वो कभी न कभी उस बीमारी से ग्रसित होता है, उसे उपार्जित कहते हैं। यानी जीवन में जो रोग आता है उसे उपार्जित कहते हैं, और जो जन्म के साथ होता है उसे जन्मजात रोग कहते हैं। तो सबसे पहले यह कि एड्स जो है वो जन्मजात रोग नहीं होता है, यह जो होता है व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक शब्द है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, तो सिंड्रोम का मतलब होता है हिंदी में संलक्षण। इसका मतलब होता है बहुत सारे लक्षणों का समूह होता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति को अगर एड्स होता है तो उसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे लक्षण का समूह होता है, इसलिए इसके लास्ट में आप देखो कि यहाँ सिंड्रोम लगाया हुआ है। ठीक है, कहता है जैसे कि आप जानते हो कि अभी जो है कोरोना है, तो कहा जाता है कि चाइना से या चीन से यह बीमारी फैला पूरा वर्ल्ड में, और दिसंबर से शायद वहाँ पे शुरुआत हुआ था, और इंडिया में शायद मार्च में दस्तक दे चुका था या लास्ट फरवरी में। तो उसी तरह कहता है एड्स को सर्वप्रथम कब खोजा गया था, कब पता किया गया था, तो ऐसा माना जाता है कि 1981 ईस्वी में एड्स का पता किया गया। ठीक ना। अब एक बात, तो किसी न किसी बीमारी या रोग का कोई ना कोई जनक होता है, मतलब रोग जनक। रोग जनक का मतलब रोग को पैदा करने वाला। ठीक है, रोग को पैदा करने वाला। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एड्स का जो रोग जनक है यानी कॉजिंग एजेंट, मैंने यह सब आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ कि पैथोजन क्या होता है, कॉजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, और होस्ट क्या होता है। तो पीछे के वीडियो में या फिर क्लास में आप रिवाइज करोगे तो मैंने बोला था हर रोग को पैदा करने वाला कोई ना कोई जनक होता है, उसे रोग जनक कहते हैं। तो एड्स का रोग जनक है कौन, तो यहाँ पर आपको जानना होगा कि एक प्रकार का वायरस होता है जिसे विषाणु कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आप विषाणु कहते हो और अंग्रेजी में आप वायरस कहते हो।
तो यह जो कौन विषाणु कौन वायरस है, कहता है यह एक विषाणु द्वारा होता है कौन, एड्स, जिसका नाम है HIV। क्या नाम है उस वायरस का, HIV। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या नाम है, ह्यूमन आई से इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और यह जो है वायरस, यह रेट्रो वायरस के समूह में आता है, इसलिए इसे रेट्रो वायरस भी कहते हैं। HIV का दूसरा नाम आप सिंपल जानो कि रेट्रो वायरस भी कहते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो HIV है यह रेट्रो वायरस के समूह में आता है। अब आप बोलोगे रेट्रो वायरस क्या है, तो कहता है कि वैसा वायरस जिसका अनुवांशिक पदार्थ जो है RNA होता है। अनुवांशिक पदार्थ जैसे मैंने कहा था कि हम लोग का क्या होता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर मेंडल में जेनेटिक्स में अच्छी तरह से क्लियर किया था कि अनुवांशिक पदार्थ उसे कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे गुणों को ढोता है। हमारे जितने भी गुण हैं किसी भी जाति का, चाहे मनुष्य जाति का हो या किसी दूसरे जाति का हो, उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण को ढोया जाता है वो DNA के द्वारा ढोया जाता है। तो DNA हम लोग में अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि रेट्रो वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, RNA। ठीक है ना। तो HIV को आप जनरल भाषा में, दूसरी भाषा में आप रेट्रो वायरस भी कह सकते हो, यानी HIV रेट्रो वायरस एक ही है, क्योंकि HIV जो है ना रेट्रो वायरस के समूह में आता है। ठीक ना। तो आगे आप देखोगे कहीं हम रेट्रो वायरस लिख देंगे, कहीं HIV लिख देंगे, तो आप समझ जाना दोनों एक को ही कहा जाता है। ठीक है। रेट्रो वायरस का जो हिंदी होता है उसको कहते हैं पश्च विषाणु। HIV लिखें, रेट्रो वायरस लिखें या पश्च विषाणु लिखें, हिंदी में तीनों का मतलब एक ही समझना। अब कहा कि HIV का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। ठीक है, HIV का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो मैंने पहले कहा कि हम लोगों में अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, वह DNA जो क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, लेकिन HIV का अनुवांशिक पदार्थ जो है, यानी कि इस वायरस में इसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण ले जाएगा वो कौन है, RNA है। इसलिए अनुवांशिक पदार्थ क्या हुआ, RNA हुआ। इसे जीनोम भी कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ या जीनोम क्या है, RNA होता है। यह बहुत बार आपको पूछा गया है। HIV या रेट्रो वायरस का जो क्या होता है, जीनोम यानी अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, DNA होता है, RNA होता है, दोनों होता है या इसमें से कोई नहीं, तो आप क्या लिखोगे, RNA होता है। तो आप भी अभी तक मैंने जो है ना सिर्फ एड्स के बारे में बताया, देख लो। ठीक है, और फिर मैंने कहा एड्स का पूरा नाम। ठीक है, इसके बाद सिंपल बोला एड्स का जो है रोगजनक कौन है, तो आपको मैंने बोला HIV बोलो या रेट्रो वायरस बोलो। हिंदी में बोलना है तो पश्च विषाणु, लेकिन शुद्ध भाषा इसका जो है ना अंग्रेजी में ही याद रखना रेट्रो वायरस, चाहे तो हिंदी में ही क्यों ना लिखना। पश्च विषाणु नहीं चलता है, चूँकि यह मैं NCERT से आपको नोट कर लिया है। NCERT एक ऐसा बुक है जिसमें कि अगर हिंदी का आप बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ते हो तो शुद्ध हिंदी, और इंग्लिश में पढ़ते हो तो आप जानते हो इंग्लिश में होता ही है। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मिश्रित पढ़ना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, वर्ड को। अब यहाँ तक तो आपने जाना कि एड्स क्या है। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स किसके कारण होता है, वायरस के कारण, वायरस का नाम क्या है, HIV, और दूसरा नाम रेट्रो वायरस या आप हिंदी में बोलते हो पश्च विषाणु। चलो अब कहता है संक्रमण का तरीका कैसे होता है। जैसे अभी आप जानते हो कि कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे होता है, तो एक दूसरे से टच से, एक दूसरे खांसने के संपर्क में आने से। उसी तरह संक्रमण का तरीका एड्स का कैसे होता है, तो कहता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जो एड्स से पीड़ित है, अगर दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है या यौन संपर्क करता है तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है, एक हुआ। दूसरा हुआ, कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है किसका, एड्स का, इसका ब्लड बिना टेस्ट किए, बिना जांच किए दूसरे को चढ़ाने पर, यानी कि ब्लड जब आप दूसरे को चढ़ाओगे तो उसके ब्लड में यह वायरस होगा जिसका नाम है रेट्रो वायरस, HIV वायरस, दूसरे को भी ये एड्स कर देगा। ठीक है,
अब कहता है रेजर या सुई साझा करने पर, यहाँ साझा है, ठीक है, साझा करने पर, जैसे कहता है कि नाई के दुकान पर जो है रेजर जो हमेशा यूज करता है तो ब्लेड आपका देखते हो चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति वहाँ दाढ़ी या बाल कटवाने आया हो और रेजर जो है लगाया गया उस पर, और वही रेजर जो है दूसरे को लगाया गया। अगर इसी दौरान अगर उस आदमी को कट जाए और दूसरे आदमी को भी कट जाए तो ब्लड का कांटेक्ट हो सकता है। या फिर कोई डॉक्टर आपको अगर किसी व्यक्ति को सुई देता है तो नया फिर दूसरा व्यक्ति को सुई दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही सुई का इस्तेमाल होने से हो सकता है कि ब्लड कांटेक्ट हो, दूसरे का ये बीमारी जा सकता है या वायरस जा सकता है। तो रेजर सुई साझा करने पर भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है ध्यान देंगे, जब कोई माँ संक्रमित हो और उसके गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं उसमें भी माँ के द्वारा जा सकता है, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच में एक जो होता है प्लेसेंटा होता है, जो माँ से बच्चे में क्या लिया जाता है, खाना और या फिर ब्लड को ले जाता है, ठीक ना। उसी समय यह जो है ना HIV भी क्या कर सकता है, या रेट्रोवायरस भी जा सकता है। तो संक्रमित माँ यदि हो यानी माँ को एड्स हो, उसके जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उसको भी क्या है, ये बीमारी जा सकता है। तो ये सब जो है आपका संक्रमण का तरीका है। थोड़ा सा वीडियो को मैं होल्ड किया हूँ क्योंकि कोई लड़का मतलब स्टूडेंट जो है कमेंट किया था कि सर आप जो है ना तुरंत जो है आगे बढ़ा देते हैं, जो नोट करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं होल्ड करता हूँ थोड़ा देर के लिए। तो आप नोट कर लो, और ऐसे भी वीडियो को आप जब कहीं पर नोट करना हो तो वहाँ पे स्टॉप मार दीजिए, वीडियो रुक जाएगा, फिर आपको क्लियर दिखाई देगा, फिर आप आगे बढ़ोगे तो नोट हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरे पेज में चलते हैं। एक चीज़ नोट कर लेना, अभी तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा बीमारी है जो तरल पदार्थ के कांटेक्ट के कारण होता है। जैसे अगर एक व्यक्ति का ब्लड दूसरे में चला जाए, या सीमेन जिसको आप कहते हो वीर्य, ठीक है, सीमेन इसके कांटेक्ट से होता है, ठीक है। यानी ब्लड और सीमेन अगर एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाए यानी तरल पदार्थ, तो यह फैलता है HIV या एड्स, ठीक है। छूने से, साथ बैठने से, साथ खाने से नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये नोट करना आप, ठीक है। तो कहा भी जाता है कि जब किसी अनजान आदमी को एड्स के बारे में बताया जाता है तो उसे यह सिखाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एड्स से पीड़ित है तो उसके साथ बैठने या फिर खेलने, साथ खाने से नहीं होता है, जब तक कि कोई तरल पदार्थ जैसे ब्लड और सीमेन का कांटेक्ट नहीं हो, ठीक ना। अब चलो, हर एक बीमारी का लक्षण होता है, तो इसमें बहुत सारे लक्षण हैं। मैंने पहले ही कहा था सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब लक्षणों का समूह है ये, लेकिन आपको कुछ लक्षण इसमें दिखाई देगा, शुरुआत तो पता नहीं चलेगा लेकिन बाद में पता चलता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा कभी भी कोई अगर संक्रमण किसी चीज़ का हो या बीमारी हो तो उसमें थोड़ा सा बुखार आता है, ठीक है ना, डायरिया भी रहता है, और धीरे धीरे शरीर का वजन इसमें कम होने लगता है, और एक साथ बहुत सारा संक्रमण होता है। क्योंकि जब किसी को एड्स का बीमारी होता है तो उसमें जो है ना शरीर का लड़ने का क्षमता कम हो जाता है, तो बाहर जितने भी बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस हैं तो कोई भी धावा बोल सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हाँ, बहुत सारा संक्रमण होता है। तो एक बार जो है मैंने जब क्वेश्चन बैंक बताया था बच्चों लोग को या बता रहा था तो देखा था कि बिहार बोर्ड में सिंपल सवाल 2 नंबर का पूछा कि एड्स का लक्षण बताइए, तो आप इसमें 2-3 लिख सकते हो, इसमें बुखार रहता है, आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक ना। हाँ, इसमें डायरिया होता है, शरीर का वजन प्रायः क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये सब लिख सकते हो, ठीक है। ETC कर दिए, कुछ आप अलग से भी जोड़ सकते हो। चलिए अब जो है यहाँ पर आइए, HIV या रेट्रोवायरस, मैंने पहले ही कहा था HIV का दूसरा नाम क्या, रेट्रोवायरस, या फिर शुद्ध जब आप हिंदी जानना चाहोगे तो उसका पश्च विषाणु है। तो कहता है मानव कोशिका में संक्रमण कैसे होता है, माना कि किसी के ब्लड के द्वारा किसी व्यक्ति में गया तो फिर जो है ना वो उस आदमी के कोशिका में कैसे संक्रमण करता है।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको बनाना होगा और एक फिगर से मैं आपको क्लियर कर सकूँगा, लेकिन आप पहले इसको समझिए, पहले समझिए, ठीक है। कहता है कि जब HIV जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए किसी का, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो, पता नहीं था और उसका ब्लड में दूसरे को दे दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, HIV जब मानव शरीर के अंदर प्रवेश किया तो उसके अंदर तो चला गया ब्लड के द्वारा, कौन, HIV या रेट्रोवायरस। तो यह क्या करता है, प्रायः सामान्य सेल को, सामान्य कोशिका को भी प्रभावित करता है या संक्रमित करता है, लेकिन इसका पसंदीदा जो कोशिका है जिस पर यह संक्रमण करता है, यह दो तरह का कोशिका है। एक का नाम है मैक्रोफेज और दूसरे का नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और ये जो मैक्रोफेज का हिंदी होता है ना, इसका नाम है बृहत भक्षाणु। क्या नाम है, बृहत भक्षाणु। नाम ही है बृहत भक्षाणु, यानी बड़ा है जो भक्ष करता है, यानी कि यह मैक्रोफेज जो है वायरस, बैक्टीरिया या कोई टूटा हुआ सेल्स को क्या करता है, निगल जाता है, इसका काम है। लेकिन ये HIV इसी को क्या करता है, संक्रमित करता है। या फिर दूसरा जो सेल है जिसका नाम क्या है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इसका नाम है सहायक टी लसीकानुओं, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कौन, जब HIV मनुष्य के अंदर जाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है, तो यह क्या करता है, सामान्य कोशिका को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन प्रायः किसको करता है, मैक्रोफेज और किसको, हेल्पर टी लिम्फोसाइट यानी सहायक टी लसीकानुओं को, और उसके अंदर प्रवेश करता है और इस दोनों कोशिका को ज़्यादा करके क्या करता है, नष्ट करता है। इसके बाद इसी क्रम में, नष्ट करने के क्रम में, और यह बहुत सारा संख्या में बढ़ जाता है, कौन, HIV या रेट्रोवायरस, वो आगे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आपने समझा। चलिए अब कहता है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ध्यान दें, मैंने क्या बोला, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस यानी पश्च विषाणु का प्रतिकृति। आप बोलोगे ये क्या है, तो आप यह समझो कि यहाँ सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि HIV या रेट्रोवायरस अपनी संख्या को कैसे कॉपी करता है, यानी शरीर में अगर गया तो इसका तो संख्या बढ़ता होगा ना, तो यह संख्या कैसे बढ़ता है, कैसे अपने आप को डुप्लीकेट करता है, तो यह आपको जानना है। इसी को कहते हैं प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन। रेट्रोवायरस जो है ना, कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है जस्ट अपने जैसा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझो कि कैसे करता है। तो जब HIV या रेट्रोवायरस मैक्रोफेज या किसको संक्रमित करता था ज़्यादा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, उसका हिंदी में यहाँ लिखा दिया हूँ, मैक्रोफेज बृहत भक्षाणु, और क्या बोला था, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इसको जब इसके अंदर प्रवेश करता है, इस कोशिका के अंदर, तो ये अपना कॉपी बनाता है, और इस कोशिका को जब कॉपी बनाता है तो ये दोनों के अंदर अगर कॉपी बनाता होगा किसका, HIV या रेट्रोवायरस का, तो इसका संख्या बढ़ जाता होगा, और फिर इस कोशिका को, इस दोनों को तोड़कर बाहर निकल जाता है, और फिर दूसरे को संक्रमित करता है, यानी चलते रहता है, यानी मैक्रोफेज के अंदर या हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, मैक्रोफेज या हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर HIV या रेट्रोवायरस अपना कॉपी करते जाएगा, कॉपी करते जाएगा। इसके बाद जब संख्या बढ़ जाएगा तो इसको तोड़ करके फिर दूसरे को क्या करेगा, संक्रमित करेगा, इसी तरह चलते रहेगा। अब इसी को आपको समझना है डिटेल में, ठीक है, कि कैसे सेल में, यानी कि मैक्रोफेज सेल में या हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये भी सेल है शरीर का, इसी दोनों में या कैसे ये अंदर प्रवेश करता है और कैसे अपना संख्या बढ़ाता है, कैसे अपना संख्या बढ़ा करके फिर तोड़ के बाहर निकलता है, तो यही आपको जानना है। तो चलिए पहले मैं आपको इस फिगर से आपको बता दूं कि ये फिगर जो है सिंप्लीफाइड है, और आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। पहले ये फिगर देख लो कि ये पूरा पेज में है, क्या है, आपका पूरा पेज में है। चलो चलो कैमरा जो है ना, हाँ देख लो, अब फोकस हो गया, ठीक है। ये देखो आप, ये आपका जो है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, यही है आपका रेट्रोवायरस को पश्च विषाणु या HIV कहते हैं ये। इसके बाद ये जो मैंने दिखाया है, ये कोशिका दिखाया है, किसका कोशिका दिखाया है,
मानव का कोशिका, ये देखो ये इतना बड़ा कोशिका दिखा। इसके अंदर जब जाएगा कौन, ये रेट्रोवायरस जब इस कोशिका के अंदर जाएगा तो कैसे संख्या बढ़ाएगा और फिर इसको तोड़ के कैसे बाहर निकालेगा। ठीक है, तो पहले देख लो बड़ा करके कि ऐसा है आपका समथिंग। ठीक है, ओके, अब आ जाओ थोड़ा सा फोकस करते हुए यहाँ पर। ठीक है, फोकस कर दे रहा हूँ। अब आप देखो, समझना। पहला बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी वायरस हो, यहाँ जैसे रेट्रोवायरस ही है, पश्च विषाणु है, कोई भी वायरस जो है ना वो कोशिका का बना नहीं होता है। इसके पास दो ही चीज़ होता है, एक बाहर की आवरण होता है जिसको कहते हैं प्रोटीन आवरण, और अंदर क्या होता है डीएनए या चाहे आरएनए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा आरएनए, मैंने पहले बताया है कि रेट्रोवायरस के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है कौन होता है आरएनए। तो दो ही चीज़ है, और कुछ होता है अंदर जैसे कुछ एंजाइम होता है, लेकिन मेनली यही दो चीज़ होते हैं। इसमें कोशिका नहीं होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये सब नहीं होता है। तो ये दोनों के साथ ही ये आगे बढ़ता है संक्रमण से। देखो ये प्रोटीन का आवरण है, ये प्रोटीन का आवरण है, सॉरी, जो ये घेरता है किसको, आरएनए को। ये क्या है, रेट्रोवायरस है पूरा। ठीक है, यह जो है ये कोशिका है, ये जो बाउंड्री दिया है कोशिका, देख तो यहाँ लिखा है मानव कोशिका, यानी मानव कोशिका की ये कोशिका झिल्ली है, इस पर आकर के ये बैठ जाता है कौन, ये रेट्रोवायरस। ठीक है, जैसे ही रेट्रोवायरस यहाँ पर आया, ध्यान देना, यह मनुष्य के कोशिका को संक्रमित करता है, जिससे कोशिका पर बैठा ये झिल्ली पर। ठीक है, यहाँ देख लो कोशिका झिल्ली, तो अंदर की ओर जाएगा, लेकिन अंदर की ओर पूरा जो है ना रेट्रोवायरस नहीं जाता है। यह जो है ना कॉन्सेप्ट याद रखना, हमेशा ये प्रोटीन को बाहर की ओर तोड़ के रख देता है, छोड़ देता है। यानी ये जो कवर है ना, जो मैंने पहले यहाँ दिखाया था प्रोटीन कवर, ये अंदर की ओर नहीं जाता है। कोई भी कोशिका को बड़ा रूप में दिखाया, क्योंकि अंदर बहुत सारे कार्य होंगे। ठीक है ना, तो कहता है सिर्फ क्या गया, ये आरएनए गया, यानी पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस का आरएनए अंदर जाता है, लिख दिया है मैंने। अब यह जो ना यह आरएनए से डीएनए बनेगा, लेकिन यह बनाने के लिए जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर से याद रखना, यह बहुत बार पूछा गया, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, नीट में तो पूछा ही गया है और पूछा जाता है कुछ अच्छे कंपटीशन में। इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी शुद्ध हिंदी होता है, रिवर्स का मतलब होता है प्रति, यानी उल्टा, ट्रांसक्रिप्टेज का हिंदी ट्रांसक्रिप्टेज होगा, एंजाइम है। तो कहता इस आरएनए से क्या बदल गया, डीएनए में। डीएनए 2 स्टैंड का होता है, लेकिन ये जो आरएनए था किसका आरएनए था, आपको याद है, ये था पश्च विषाणु का आरएनए। तो डीएनए भी किसका होगा, पश्च विषाणु का डीएनए, क्योंकि ये आरएनए था पश्च विषाणु का, तो बदला किस में, डीएनए में। किसका डीएनए हुआ, हम लोग का नहीं हुआ, पश्च विषाणु का डीएनए। अब याद रखना कि ये पश्च विषाणु का जो ना डीएनए मानव के डीएनए में समाविष्ट हो जाता है। समाविष्ट का मतलब हुआ कि मिल जाता है। और हम लोग का डीएनए कहाँ होता है, जानते हो, कोशिका के अंदर जो होता है केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होता है, हाँ, गुणसूत्र जो है धागे में बदल जाता है, वही धागा जो है ना आपका क्या होता है, डीएनए होता है। यानी सीधा कहो कि केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने रेड दिखाया था, तो मैंने ये जो डीएनए है ये हम लोग का डीएनए ब्लू, ठीक है, और ये डीएनए समाविष्ट किस में हो गया, हम लोग के डीएनए के साथ जुड़ गया। यानी ये जो डीएनए है, ये जो रेड डीएनए था ना, ये रेड जो दिखा है ये पश्च विषाणु का डीएनए है, और यह जो है ना हम लोग के साथ नहीं था, ये बाहर से आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह जो पश्च विषाणु का डीएनए है मानव के डीएनए के साथ जुड़ गया, यानी कि केंद्रक के अंदर। अब आप केंद्रक और सेल आपको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, अगर दिक्कत है तो समथिंग आप ऐसे समझो, ये रफ है क्या, नहीं, चलो दूसरा कॉपी निकालते हैं। ऐसे समझो कि हम लोग का जो ना
बॉडी है बहुत सारे कोशिकाओं यानी कि अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। तो चाहे मैक्रोफेज कोशिकाएं हो, न्यूरॉन कोशिकाएं हो, या हार्ट का कोशिका हो, किडनी कोशिकाएं हो, जो भी कोशिका है उसमें जो प्राय स्ट्रक्चर होता है, मानिए ये कोशिका है, देख लो कोशिका है, मान लो, ठीक है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो ये क्या है, कोशिका का झिल्ली, ठीक है, कोशिका का झिल्ली है, ठीक है, कोशिका का झिल्ली है। इसके अंदर ये केंद्रक है, वही केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक है, ठीक है, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र। यही गुणसूत्र जो होता है जिसको क्रोमोसोम कहते हो, हैं, इसी में क्या होता है, डीएनए, जो धागे के रूप में वहाँ पर दिखाया मैंने। यानी कि पस विषाणु का जो ये आरएनए था फिर किस में बदला था, याद है ना, डीएनए में। और कहाँ चल गया, केंद्रक के अंदर। और ये केंद्रक और ये जो झिल्ली है ना, इसके बीच में जितने भी जगह है इसको क्या कहते हैं, याद है ना, कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका द्रव। तो समझो बीच का स्पेस कोशिका द्रव है। और मैंने क्या किया था, वहाँ डीएनए को समाविष्ट किया था किसके अंदर, हम लोग के डीएनए के साथ जुड़ा। तो यानी कि ये जो आरएनए से डीएनए बदला किसका, रेट्रोवायरस का, पस विषाणु का, किसके अंदर आया भाई, तो हम लोग के केंद्रक के अंदर जाके डीएनए से जुड़ गया। अब आगे का मैकेनिज्म फिर देखेंगे। ये रफ मैंने तुम लोगों के लिए किया, हो सकता है कुछ दिमाग में ना रहे अलेवंथ का, ठीक है, या फिर क्लियर हो जाए। चलो इसको मैं रफ को आगे बढ़ाता हूँ इधर। अब आ जाओ, यही है, यही सेल है, ठीक है, देख लो इतना बड़ा इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ लिखना है यार, ठीक है। और मैंने साइड में लिख दिया क्या, केंद्रक। तो वही बोला किसका, ये जो आरएनए था, आरएनए से डीएनए बदला, डीएनए से पस विषाणु, डीएनए किस में आ गया, केंद्रक के अंदर, हम लोग का डीएनए से जुड़ गया। अब आगे देखो, अब हम लोग का जो डीएनए है ना फिर से आरएनए बनाता है। ये आगे का मोलिकुलर जेनेटिक्स, ठीक है ना, यानी कि मोलिकुलर जेनेटिक्स को अनुवांशिक जो है ना, ये जो है डीएनए आरएनए जब पढ़ोगे पूरी तरह से, ठीक ना, तो आणविक संरचना यानी आणविक जेनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें क्लियर होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डीएनए से आरएनए बनता है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर डीएनए से आरएनए बनने से, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। तो हम लोग का डीएनए आरएनए बनाएगा। तो जब यहाँ डीएनए किसका है, पस विषाणु का, तो वो भी क्या करेगा पता है ना, वो भी आपका क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। तो देखो पस विषाणु का नया आरएनए बनता है, चूँकि इसका डीएनए है। हम लोग का डीएनए तो आरएनए बनाएगा ही, तो हम लोग का काम किया। अब जो ये नया जो डीएनए था, जो पस विषाणु का डीएनए था, वो क्या बनाएगा, पस विषाणु का आरएनए बनाएगा। जैसे ये आरएनए बनाया, तो ये आरएनए तो याद है यही आरएनए था, ये आरएनए बनाया, इसके चारों ओर एक प्रोटीन कोट, वही प्रोटीन का आवरण घिर जाएगा। तो फिर एक नया क्या बन जाएगा, रेट्रोवायरस, 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 क्योंकि ये बहुत सारा आरएनए बनाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर ये कवर कहाँ से आया, तो जैसे ही इससे डीएनए से, इस डीएनए से आरएनए बना, कुछ आरएनए के पास यह क्षमता होता है कि प्रोटीन कोट बन जाए, और कुछ आरएनए क्या होगा, जीन का काम करेगा। तो इसके जीन की चारों ओर क्या हो जाएगा, ये आवरण बन जाएगा। तो ये नया पश्च विषाणु है, नया पश्च विषाणु है क्या, ये जो आरएनए है ना, ये आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में रह गया, और कुछ आरएनए जो है ना ये प्रोटीन का कवर बनाता है। तो यानी कि कुछ आरएनए को घेर लेता है, तो नया पश्च विषाणु बन गया। तो ऐसा ना हजारों नहीं करोड़ों संख्या बन जाता है एक सेल के अंदर। इसके बाद इस सेल का जो मेम्ब्रेन है, ये वाला बाउंड्री, इसको तोड़ करके बाहर निकल जाता है। और जैसे बाहर निकला, जैसे बाहर आया, तो यह फिर रेडी हो गया किसको, नए कोशिका को संक्रमित करता है। तो तुमने देखा पस विषाणु का प्रतिकृति यानी क्या, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। कैसे करता है रेप्लिकेशन, अपना कॉपी कैसे बनाता है, और फिर दूसरे कोशिका को कैसे संक्रमण करता है, यहाँ से लेकर के ऐसे। ये फिगर जो है ना आपको सिंप्लीफाइड सिंपल रूप में है, लेकिन आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना उसमें भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। देख लो, फोकस नहीं हो रहा है क्योंकि आपको क्लियर, हाँ अब फोकस हो रहा है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। देखा आपने, ठीक है। फिर ये सेल, आप वीडियो को रोक करके आराम से, थोड़ा थरथराहट है चूँकि लंबा समय से हाथ से पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है,
तो देख लो, 1 मिनट, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप नीचे तक लिख लोगे, आराम से नोट कर लोगे। एनसीईआरटी में भी ये फिगर है, लेकिन थोड़ा सा शुद्ध हिंदी है। यहाँ तो इंग्लिश हिंदी आपको मिश्रित मैं करने का कोशिश हमेशा करता हूँ, चूँकि बायोलॉजी है ये। अब आ जाओ, ये तो आपने प्रतिकृति जाना, फिर संक्रमण दूसरे कैसे करता है। नोट कुछ पॉइंट को जानो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ही पूछा गया है। अब एक बात जानो, HIV और रेट्रोवायरस समान कोशिका भी संक्रमित करता था, मैक्रोफेज, हाँ, उसको भी करता था। और मैंने क्या बोलता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को भी करता था। लेकिन ज़्यादा नुकसान किसको करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट यानी सहायक टी लसिकानुओं को। और जैसे ही अधिक से अधिक इसको नष्ट करेगा तो शरीर का प्रतिरक्षा क्षमता घट जाएगा। प्रतिरक्षा क्षमता का मतलब क्या है, सुनो समझो। कहता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे जो है ना सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, यानी श्वसन संबंधी जितने भी हैं, हाँ। और इसके बाद भोजन को पचाने का अलग है, सोचने समझने का अलग है, मस्तिष्क वाला, ठीक है। और चलने का जो है बोन है, मसल्स हैं, मांसपेशियाँ जिसको कहते हैं, हड्डी कहते हैं। तो बहुत सारा सिस्टम है, तंत्र है, यानी कि बहुत सारे तंत्र हैं। पाचन जिसको कहते हो आप, पाचन तंत्र कहते हो, ठीक ना, या फिर श्वसन तंत्र कहते हो। उसी तरह एक प्रतिरक्षा तंत्र है। हम लोग के पास क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र है। अब कहता है इस प्रतिरक्षा तंत्र को मदद जो है चारों तरफ से होता है, ताकि बॉडी से, मैक्रोफेज भी क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा था। और उसी तरह जो है बहुत सारे चीज़ हैं। उसी तरह एक हेल्पर टी लिम्फोसाइट यानी सहायक टी लसिकानुओं, ये भी प्रतिरक्षा तंत्र का क्या हिस्सा है। और जब ये जो है नष्ट हो जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। यानी प्रतिरक्षा करने का जो हमारे शरीर का क्षमता है वो कम हो जाएगा, क्षमता घट जाएगा। और जैसे ही प्रतिरक्षा जो है करने का क्षमता कम हो जाएगा, तो यानी कि हमारा शरीर जो है अन्य बैक्टीरिया या जीवाणु या फिर वायरस या विषाणु से लड़ने का क्षमता क्या है, खो देगा। यानी हमारा शरीर पल पल क्या करेगा, बीमार पड़ जाएगा। मैंने फिर से क्या कहा, सुनो कि HIV रेट्रोवायरस बहुत सारे कोशिका को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। यह एक प्रकार का कोशिका है। यह कोशिका को इतना नष्ट कर देता है जिसका संख्या बहुत कम हो जाता है। इसके कम होने से प्रतिरक्षा तंत्र शरीर का कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र में यह मदद करता है। नाम ही है, देखो, सहायक टी लसिकानुओं, सहायक यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इसीलिए इसका जब कम हो जाता है संख्या, तो हमारा शरीर का जो है ना लड़ने का क्षमता कम हो जाता है। इसीलिए कहता है ना, एड्स के जो पेशेंट हैं या बीमार जो हैं HIV से ग्रसित जो हैं, वो आदमी जो है ना, मतलब कि संक्रमित बहुत जल्द हो जाता है। यानी कोई न कोई उसको वायरस, कोई न कोई बैक्टीरिया तुरंत संक्रमित कर देता है, क्योंकि उसका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हुआ, घट गया। समझ गए। अब कहता है एड्स को, जैसे मैंने कहा था, आपको याद है, जैसे किसी न किसी रोग को, बीमारी को पहचानने के लिए यानी टेस्ट किया जाता है। यानी उसका जो है ना किसी न किसी टेस्ट के द्वारा यह साबित किया जाता है, नहीं ये मतलब बीमारी होगा। जैसे मैंने कहा था विडाल टेस्ट, याद है ना, विडाल टेस्ट किसको कहते थे, आप लोग याद रखें, टाइफाइड को जांच करने के लिए ना। उसी तरह एड्स को अगर जानना है किसी पेशेंट में, किसी व्यक्ति में एड्स का है या नहीं है, यानी HIV से संक्रमित है कि नहीं है, रेट्रोवायरस से संक्रमित है कि नहीं, उसके लिए जांच किया जाता है। इसका नाम है, एक तकनीक जिसका नाम है एलिसा। ये नाम नहीं है, मनीषा उनीसा नहीं है, ये एलिसा है, ठीक है। ये एलिसा पढ़ा जाता है, इसे लिखा हुआ ELISA। कहता है ये एक तकनीक है, जो पूरा नाम है इसका, ई से होता है एंजाइम, एल से होता है लिंक्ड, और आई से होता है इम्यूनो, और एस से होता है जॉर्बेंट, और ए से होता है एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्बेंट एसे। बिहार बोर्ड में एक बार पूछा भी है इसका पूरा नाम क्या है इस तकनीक का, ठीक है, ठीक है। और इसका जो है ना तकनीक द्वारा, यही एलिसा के द्वारा तकनीक द्वारा
पुष्टि किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा है कि एड्स को किस तकनीक के द्वारा पता किया जाता है किसी व्यक्ति में एड्स है कि नहीं, तो एलिसा है, ठीक है। और ये आप जरूर दिमाग में रखेंगे, इसका पूरा नाम भी पूछा है, ठीक है। और आप आइए, अब कहता है कि एड्स का रोकथाम कैसे किया जाता है। आपने सब देखा एड्स क्या है, एड्स किस विषाणु से होता है, एड्स कैसे शरीर में जो है किसी कोशिका को अंदर प्रवेश करता है, कैसे अपना संख्या बढ़ाता है, फिर दूसरे को नष्ट करता है। तो आपने ऐसा देखा। तो अब क्या है, एड्स का रोकथाम कैसे होता है। तो पहले मैं ये बता दूं कि यह जो एड्स है इसका अभी तक इलाज संभव नहीं हो सका है। जब इसका इलाज नहीं होता है तो कहता है इसका रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है, यानी इसको रोकथाम ही कर सकते हैं आप। इसका जब इलाज ही संभव नहीं तो ठीक नहीं किया जा सकता है, तो कहा जाता है इसे ठीक नहीं किया जाता है। अतः इसका रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। तो रोकथाम कैसे किया जाता है जानो, ये भी पूछा है 2 नंबर में, एड्स का रोकथाम कैसे किया जाता है जानो। पहली बात, अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनावे, यानी शारीरिक संबंध। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति को, जो अनजान आदमी उसको एड्स हो, तो दूसरे को भी हो सकता है। कहता है जब कभी ब्लड को चढ़ावें, यानी कि ब्लड को किसी को दिया जाता है, जिसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन, और हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे चढ़ाना, ऐसा लोकल भाषा है, जनरल भाषा है, लेकिन होता है ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ब्लड को चढ़ाने के पहले इसका टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की ज़रूरत है और किसी अनजान आदमी से आप ब्लड लेते हो, तो पहले आपको जांच किया जाएगा कि इसके ब्लड में या इसके शरीर में HIV या रेट्रोवायरस तो नहीं है, यानी कि एड्स तो नहीं है, ठीक है। और कहता है सुई रेजर को साझा नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसे हम लोग घर में हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो रेजर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारे घर में कोई एड्स का पेशेंट नहीं है। लेकिन अब अगर अनजान शहर में हैं या आप कहीं रह रहे हों, अगर कोई आपका रूममेट हो या कोई आदमी हो जो रेजर से यूज़ करता हो और उसका रेजर आप यूज़ करते हो, तो उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, तो हो सकता है वह व्यक्ति जो है एड्स से ग्रसित हो, यानी एड्स हो उसको। तो अगर उसका रेजर आप यूज़ करते हो, तो अगर इसी क्रम में अगर उसका भी रेजर से कट जाए और आपका भी कट जाए, तो ब्लड का क्या हो जाएगा, एक दूसरे का कांटेक्ट हो जाएगा, तो इसमें हो सकता है। और सुई जो है ना, जैसे डॉक्टर कोई सुई देता है, तो सुई दिया तो एक पेशेंट का सुई दूसरे को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कभी मौका लग जाए कि सुई है ही नहीं, तो कहता है गर्म पानी से उसको पूरी तरह से खौला दिया जाता है सुई को, तब फिर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब तो सुई 5 रुपया में आता है, सिरिंज जो है आराम से दे दिया जाता है एक को, ठीक है। तो सुई रेजर को साझा नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है कि एड्स या HIV मतलब जो रेट्रोवायरस है जिससे एड्स होता है, एड्स या HIV के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि ये कैसे फैलता है, ठीक है, कैसे इसे सुरक्षित किया जा सकता है। अगर कोई एड्स का पेशेंट है, अगर कोई एड्स का पेशेंट है, ठीक है, तो उससे हाथ मिलाने से या साथ रहने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि ब्लड का कांटेक्ट नहीं हो, तरल पदार्थ का कांटेक्ट नहीं हो, ठीक है ना। तो यह जो जितने भी थे आपको, ये जितने भी हैं, ये 4-5 पॉइंट जो भी हैं, आप अधिक भी पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो। तो ये था क्या, एड्स का रोकथाम, ठीक है ना, यह एड्स का रोकथाम था। और आगे को तो मैंने पीछे तो बहुत डिटेल में गया, ठीक है, जो आपका सिलेबस है आपके कंटेक्स्ट में ये था, और आप देख लो, और जितना मैंने पढ़ाया इस पेज को भी देख लो आप, ठीक है, वापस देख लो एक बार ऐसे तो। और मैंने फिर इसको जो है इसको कॉपी करवाया रेप्लिकेशन सब, ठीक है। और आपका जो है ना, यहाँ से मैंने एड्स के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप जो है ना इसको आप पढ़ोगे, वीडियो हम फोकस करने का हमेशा कोशिश किए हैं, रोक रोक के। अगर इसमें भी कुछ परेशानी होगा तो आप कांटेक्ट करोगे, कमेंट करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप ज़रूर वीडियो को देखें। बाकी बात अन्य स्टूडेंट अगर कोई है, अगर इससे लाभ हो सकता है तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। नहीं तो फिर हम आप लोगों को जो है लॉकडाउन टूटने के बाद कोशिश करेंगे फिर से आपको समझाएं, ठीक है। ये पेन कॉपी है मेरे पास है, तो इससे संभव हो सकता है जितना उतना ज़रूर करेंगे। और लास्ट ये जो है ना आप देख लो यहाँ तक, ठीक है। और आप जो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बना है, चूँकि मैंने दोबारा दिखाया भी,
तो आप इसके साथ आप पढ़ोगे, और जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तब तक आपका फिर नया वीडियो आएगा नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तब तक आप लोग को अलविदा और थैंक यू।